नमस्कार नमस्कार नमस्कार। जय भवानी जय भवानी। आप सभी लोगों का स्वागत है इनसाइट विद आरकेबी में, आरकेबी के ज्ञान में। चैनल का नाम है डीआरवी न्यूज़ और आप इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आप सच का साथ देना चाहते हैं तो सब्सक्रिप्शन बटन है वो नीचे है, राइट हैंड साइड कॉर्नर पे दाहिने हाथ में नीचे की तरफ बेल आइकन है, घंटी जहाँ पर है, क्लिक कीजिए। कल और परसों हम लोगों ने ये बताया कि किस प्रकार जान करके नरेंद्र मोदी की छवि खराब की जा रही है, नरेंद्र मोदी की छवि धूमिल की जा रही है। जान करके ये कहा जा रहा है कि किस तरीके से नरेंद्र मोदी की सरकार फेल हो गई, वगैरह 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 वगैरह। जैसे कि नरेंद्र मोदी ने खुद कोरोना वायरस किसी आरएसएस की शाखा में बनाई हो। जा बात तो यही हो रही है कि वुहान में, ह्यूबे प्रोविंस ऑफ चाइना में नहीं, नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस बनाई किसी आरएसएस शाखा में और उसको रिलीज कर दिया। बात इस तरीके से हो रही है। आप सीएनएन में देखिए, क्रिश्चियन अमानपुर इंटरव्यू कर रही हैं एक मोहतरमा का, वो तो इस तरीके से बात कर रही हैं कि जैसे हिंदुस्तान में मार्शल लॉ लगा हुआ हो। हमने खुद यहां पर नरेंद्र मोदी के बारे में ना जाने क्या कुछ कहा है, बुराई की है, ये कहा है कि भाई आपने ये जो निर्णय लिए हैं गलत लिए हैं। आज तक आपके सामने बैठे, हमें तो कुछ नहीं हुआ, इनको ही क्यों कुछ होता है। और ये क्या करती हैं, सीएनएन पर आपने इतना बड़ा इंटरव्यू दिया और आज तक आप जेल में नहीं है और फिर कहती हैं ओ हो हिंदुस्तान में प्रेस फ्रीडम नहीं है, प्रेस की आज़ादी नहीं है और हर चीज के लिए नरेंद्र मोदी जिम्मेवार है। तुझे नकाब पहनाने के लिए नरेंद्र मोदी जिम्मेवार है। नरेंद्र मोदी इस चीज के लिए जिम्मेवार है कि आप सब लोग इकट्ठे होकर के शारीरिक दूरी ना रखें, एक दूसरे की गोद में बैठें, उसके लिए नरेंद्र मोदी जिम्मेवार है। आपने खुद ने वैक्सीनेशन के खिलाफ इतना बड़ा अभियान चलाया, लोगों को भ्रमित किया, लोगों में कंफ्यूजन पैदा किया, लोगों को यह कहा कि वैक्सीनेशन मत लेना भैया, ये नई चीज है, कुछ मालूम नहीं है, पता नहीं क्या कुछ हो जाए, और उसके लिए नरेंद्र मोदी जिम्मेवार है। मानता हूं नरेंद्र मोदी जिम्मेवार है। आखिर में पूरी जिम्मेवारी किसके ऊपर जाती है, नेता के ऊपर जाती है, मानते हैं जाती है। लेकिन जहां तक इस चीज का सवाल है, आज जो कोविड का मसला है, उस चीज का जहां तक सवाल है, वो सिर्फ कोविड का मसला नहीं है, याद रखें। हिंदुस्तान ने चीन को लद्दाख में रोक लिया, हिंदुस्तान ने चीन को अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में रोक लिया, हिंदुस्तान ने चीन को सिक्किम के ऊपर जो चिकन नेक एरिया है डोंगलैंग के ऊपर, वहां पर रोक लिया, डोकलाम जिसको हम कहते हैं। हमने कहा आप आगे नहीं आएंगे। ये 1962 का भारत नहीं है, ये आज का भारत है। जवाब दिया जाएगा और ऐसा जवाब दिया जाएगा कि तुम्हारे चीनी फौजी जो हैं हथियार डाल करके भागना तब तक बंद नहीं करेंगे जब तक कि शंघाई ना पहुंच जाएं। यू विल गेट शंघाइड बाय योर ओन पीपल। उसके बाद क्या होता है, वुहान वायरस रिलीज की जाती है, कोविड वायरस रिलीज की जाती है। पहली वेव में कुछ नहीं होता है, पहली वेव में हिंदुस्तान की छवि बहुत अच्छी हो जाती है, जबरदस्त हो जाती है। रास नहीं आती ये बात, रास नहीं आती किनको ये बात, जिन लोगों का मैन्युफैक्चरिंग हब जो है वो चाइना है। और यहां पर मैं एक पर्सनल बात, व्यक्तिगत बात आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं। मेरा एक बड़ा इंटरेस्टिंग डिस्कशन हुआ, हमारा स्कूल का एक ग्रुप है, उसमें विदेश में है बहुत लोग विदेश में, हमारी तरह नहीं है भाई, हम तो देसी लोग हैं। विदेश में बहुत लोग हैं और वो सुन नहीं सकते कि कोई भी नरेंद्र मोदी की तारीफ करे। उनको ये लगता है कि सबसे बड़ा विलेन अगर हिंदुस्तान में कोई हुआ है रावण के बाद तो नरेंद्र मोदी हुआ है। हर कोई मुझको ये कह रहा है कि आपने कैसे तारीफ कर दी। मैंने कहा भाई जिस आदमी ने अच्छा काम किया है मैं तो अच्छा ही बोलूंगा, अगर कोई बुरा करेगा तो मैं बुरा बोलूंगा। जहां तक अमेरिका का सवाल है, कई लोग अमेरिका से हैं, अमेरिका के बारे में बहुत तारीफ कर रहे थे कि भाई देखिए अमेरिकन ने क्या किया, इतना बढ़िया काम किया, वगैरह वगैरह वगैरह। नंबर 1, अमेरिका की पॉपुलेशन कितनी है?
नंबर 2, आज तक सबसे ज्यादा मौतें, कोविड से सबसे ज्यादा मरने वाले लोग यूएसए में हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में हैं, याद रख लीजिए। और जहां तक हिंदुस्तान का सवाल है, 140 करोड़ की आबादी वाला देश कोविड से जूझ रहा है, लड़ रहा है और उस पर विजय प्राप्त कर रहा है। इसलिए कर रहा है क्योंकि आज नरेंद्र मोदी ने कहा, जैसा कि मैंने कल बोला और परसों बोला, बिकूंगा नहीं, झुकूंगा नहीं, और जहां तक तुम लोगों का सवाल है, तुमसे डरूंगा नहीं। आपको मालूम है, अभी अभी पता किया मैंने कि क्रोसिन का एक पत्ता जो होता है, पैरासिटामोल का जो एक पत्ता होता है क्रोसिन का, 20 रुपए का आता है। 20 गोलियां होती हैं उसमें, कि 10 होती हैं, याद नहीं मुझे, 20 होती हैं, यानी एक गोली 1 रुपए की या 2 रुपए की। अगर आज की तारीख में आपने फार्मा कंपनीज जो हैं बड़ी बड़ी, उनके लिए आपने हिंदुस्तान की मार्केट को खोल दिया, जैसा कि लोग चाह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी आज मान जाए, एक एक क्रोसिन का पत्ता जो है वो 1000 रुपए में बिकेगा। 1000 रुपए में। आपको क्या लगता है कि ये बड़ी फार्मा कंपनी जो हैं, जो एक एक क्रोसिन के पत्ते के ऊपर तकरीबन 950 रुपए या 990 रुपए या 980 रुपए का मुनाफा कमाएंगी, वो क्या नरेंद्र मोदी को छोड़ देंगी, या उस शख्स को छोड़ देंगी जो उनके मुनाफे के आड़े हाथों आएगा या उसके सामने खड़ा रहेगा चट्टान बन के? खुद सोचिए, एक क्रोसिन का पत्ता 20 रुपए का, और वही पत्ता बिकेगा कितने का? 1000 का। जब ये बड़ी बड़ी अमेरिकन मल्टीनेशनल्स यहां पर आएंगी, सिर्फ अमेरिकन ही नहीं, बिकॉज मल्टीनेशनल पर से is a multinational. That's what the word stands for, multinational. It has no laws, it is not answerable to anybody anywhere unless and until you have the strength. And India has the strength. One strip of crocine costs 20 rupees. When these people come over here, it's going to cost you over 1,000. 980 रुपए का मुनाफा एक क्रोसिन की स्ट्रिप के ऊपर। रेमडेसिविर के ऊपर ये लोग कितना कमाएंगे? ऑक्सीजन के ऊपर ये लोग कितना कमाएंगे? फाइजर की एक एक वैक्सीन के ऊपर ये लोग कितना कमाएंगे? खुद सोचिए। हर हिंदुस्तानी, 140 करोड़ हिंदुस्तानियों में हर हिंदुस्तानी इनके लिए कौन है? कस्टमर है। याद रख लीजिए, कस्टमर ही नहीं, विक्टिम है। मतलब इनकी दवाइयों का उपभोग करने वाला, इनकी दवाइयों का सेवन करने वाला एक पेशेंट है, जो एक एक दवाई, जो आज हिंदुस्तान में दवाइयां मिलती हैं, उनसे 900 रुपए ज्यादा, 9000 रुपए ज्यादा, 10,000 रुपए ज्यादा, 10 लाख रुपए ज्यादा इतने में मिलेंगी। और सामने कौन खड़ा है? नरेंद्र मोदी। उसके साथ में कौन है? जितने भी लोग जो आत्मनिर्भर भारत में विश्वास रखते हैं, जो स्वदेशी में विश्वास रखते हैं। स्वदेशी का नारा आखिर किसने दिया? याद है? एक आदमी था, महात्मा गांधी। आजकल लोग गांधी जी को भूल गए। स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ और अंग्रेजी ताकत की रीढ़ की हड्डी टूटी। आज भी ये जितनी मल्टीनेशनल्स हैं, जितनी बड़ी बड़ी फार्मा कंपनी हैं, जितने भी बड़े बड़े ये जितने भी बड़े बड़े कॉरपोरेशंस हैं, भले ऑयल कंपनीज हो गई, फार्मा कंपनीज हो गई, बाकी सब हो गए, बड़े बड़े लॉ फर्म्स हो गए, ये क्यों तिल मिला रहे हैं? क्योंकि हिंदुस्तान की मार्केट का जो ये हिस्सा चाहते हैं वो नहीं मिल रहा। और ये हिस्सा नहीं चाहते, ये पूरी मार्केट को कंट्रोल करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि हमारा भी वही हाल हो जो इन्होंने पहले अफ्रीकन कंट्रीज का किया था और उसके बाद लैटिन अमेरिकन कंट्रीज का किया, जहां पर इनके कहे बगैर कोई ना पलक झपक सके, ना सांस ले सके। एक छोटी सी आपको एग्जांपल देता हूं, उदाहरण देता हूं आपको छोटा सा। बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन। बिल गेट्स साहब बहुत बड़े आदमी हैं, माइक्रोसॉफ्ट के कर्ता धर्ता,
उनका जो फाउंडेशन है बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, वो हिंदुस्तान आया। उन्होंने बच्चों को कंप्यूटर दिए, पता नहीं क्या कुछ दिया, बांटा सॉफ्टवेयर बांटा, सब कुछ किया। उसके बाद परमिशन ली कि भाई सर्वाइकल कैंसर, औरतों में होता है सर्वाइकल कैंसर, कॉज्ड बाय द ह्यूमन पैपियोमा वायरस, HPV, उसके खिलाफ हम लोगों के पास एक वैक्सीन है जिसको गार्डेसाल कहते हैं, और गार्डेसाल GARDISAL, उसकी टेस्टिंग के लिए हमें परमिशन दे दी जाए। परमिशन दी गई या नहीं दी गई ये तो आज तक क्लियर नहीं हुआ। लेकिन तेलंगाना में, हैदराबाद के पास और गुजरात में गार्डेसाल was given to tribal children, tribal girls without their permission. They didn't even know what they were getting. किसी को मालूम नहीं था कि उनके साथ क्या हो रहा है। गार्डेसाल उनको दिया गया, 18 बच्चियां मर गईं तेलंगाना में, 5 के करीब मरी गुजरात में, और इतने डिप्रेशन में बहुत और लड़कियां आ गईं कि ना जाने कितने लोगों ने आत्महत्या कर ली। बाद में ये मालूम पड़ा कि बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने जो आदिवासी थे, जो वनवासी थे, उनके पेरेंट्स से, उनके माता पिता से एक अंगूठा लगवा दिया फॉर्म के ऊपर। ये कहा ये इसके लिए है कि आपकी बच्ची का बहुत अच्छे तरीके से लालन पालन हो सके, उसकी पढ़ाई अच्छी चल सके, उसको बड़े अच्छी किताबें मिल सकें, उसको बड़े अच्छे कपड़े, यूनिफॉर्म वगैरह मिल सके। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने इसमें हस्तक्षेप किया और कहा ये हिंदुस्तान है, समझ गए, ये कोई ऐसा देश नहीं है जहां पर आप हमारे लोगों को किसी परीक्षण जानवर की तरह इस्तेमाल करें। आवर पीपल आर नॉट लेबोरेटरी एनिमल्स। यह है प्रवृत्ति इन लोगों की, और इनकी मदद के लिए हमारे ही लोग सबसे अग्रसर हैं, सबके सामने हैं, माशाल्लाह जबरदस्त है। मैं अभी बात कर रहा था कि 13 अप्रैल 1919, 102 साल पहले, पता नहीं आप लोगों को डेट ये याद है कि नहीं है, याद रखनी चाहिए। 102 बरस पहले बैसाखी वाले दिन 13 अप्रैल 1919 जलियांवाला बाग अमृतसर के पास है, एक ब्रिगेडियर डायर ने ऑर्डर दिया, फायर, 1650 गोलियां चलाई गईं, 1650, जिसमें गुरखा रेजिमेंट थी, सिख रेजिमेंट थी और सिंध रेजिमेंट थी। अंग्रेज सिर्फ उसमें 3 थे, बाकी सब कौन थे? हमारे हिंदुस्तानी थे, गुरखा थे, सिख थे और सिंध के लोग थे, हमारे ही लोग थे। और एक भी शख्स ने यह नहीं पूछा कि इन निहत्थे लोगों का क्या दोष है, हम इनको क्यों मार रहे हैं। किसी ने यह नहीं सोचा कि मुड़ करके अपनी बंदूक दाग दे ब्रिगेडियर जनरल डायर की खोपड़ी पे और उड़ा दे उसको। ये 102 साल पहले का हिंदुस्तान था। अंग्रेज गोरे ये समझते हैं कि आज का हिंदुस्तान भी वही हिंदुस्तान है, आज का हिंदुस्तान वो हिंदुस्तान नहीं है। इसीलिए पहले पंडित नेहरू के खिलाफ अभियान चलाया गया, आंदोलन चलाया गया। पंडित नेहरू के बारे में न जाने क्या कुछ कहा गया, क्योंकि उन्होंने कहा कि वी विल बी सेल्फ सफिशिएंट, सबसे पहले हम लोग सेल्फ सफिशिएंट होंगे, हाथ फैला करके किसी के सामने नहीं जाएंगे, एक एक चीज हम यहीं बनाएंगे, हमारे बच्चे पढ़ाई करेंगे, बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस यहां पर बनेंगे जहां पर हमारे बच्चे इंजीनियर, डॉक्टर और MBAs बनेंगे। लाल बहादुर शास्त्री जी का जो कार्यकाल था बहुत कम था, उसके बाद इंदिरा जी आई। इंदिरा गांधी ने भी दिखा दिया प्रेसिडेंट निक्सन को कि राजा ये भारत डरने वाला नहीं है, ये भारत झुकने वाला नहीं है, भागने वाला नहीं है। 7वां बेड़ा भेज दिया बे ऑफ बंगाल में, उनका थैंक यू वेरी मच, आ जाओ, हम लड़ाई करने को तैयार हैं। हर प्रधानमंत्री ने हिंदुस्तान के वही किया है जो उसको करना चाहिए। मैं ये मान करके चलता हूं, हमारा हर एक प्रधानमंत्री देशभक्त प्रधानमंत्री रहा है। आज मोदी जी भी वही कर रहे हैं, उसी परंपरा हेतु चल रहे हैं, जरा ज्यादा जोर शोर से कर रहे हैं, क्योंकि जैसा मोदी ने कहा, ये मोदी है डरता नहीं है, ये मोदी है झुकता नहीं है, बिकता नहीं है, ये मोदी है अगर आपने मारा हिंदुस्तान को तो घर में घुस के मारेगा। याद रख लेना।
ये नया हिंदुस्तान है, ये आज का हिंदुस्तान है, ये 2021 का हिंदुस्तान है। तुम्हारी गीदड़ भक्की से, तुम्हारे इंटरनेशनल मीडिया से, तुम्हारे बिग फार्मा यानी बड़े बड़े दवाई मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के प्रेशर से, दबाव से, जिनसे तुमने हिंदुस्तानी मीडिया के बहुत लोगों को खरीद लिया है, उससे दबने वाला नहीं है। आपके जो एनजीओज, जिनके एफसीआरए, जिनकी दुकानें मोदी ने बंद कर दी क्योंकि ये मालूम पड़ा कि आप लोग चीन से मिलकर के, अन्य लोगों से मिलकर के आप हिंदुस्तान के खिलाफ काम कर रहे हैं, उनकी दुकानें बंद कर दी। तुम लोग जितनी भी हाहाकार मचा लो, जितना भी हो हल्ला कर लो, भोंपू लेकर के चीखते चिल्लाते रहो, कुछ नहीं होने वाला। और जैसा कि मैंने कल कहा था, मोदी के खिलाफ जितना तुम अभियान चलाओगे उतना ही और ताकतवर मोदी बनेगा, जैसे चीन को मालूम पड़ गया। आज चीन सेलिब्रेट कर रहा है कि उनको कुछ नहीं हुआ। वुहान वायरस उन्होंने पूरी दुनिया में रिलीज कर दी, सबकी ऐसी की तैसी कर दी, उनकी खुद की अर्थव्यवस्था आज बहुत अच्छे तरीके से चल रही है। लेकिन ये हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान की जब मार पड़ेगी, हिंदुस्तान की जब लाठी की मार पड़ेगी, तो हमारे चीनी भाइयों, आप हमारे भाई हैं, आपको मालूम नहीं पड़ेगा लाठी कहाँ से आई है, कहाँ पड़ी है, और आपकी रीढ़ की हड्डी कहाँ टूटी है। याद रख लेना, ऐसी मार पड़ेगी, ऐसी मार पड़ेगी कि एक एक पाप का तुम्हें हिसाब देना पड़ेगा। हिंदुस्तान में जो एक एक मौत हुई है उसका हिसाब तुम्हें देना पड़ेगा। आज ये चीन के जो जर्नैल हैं, जिन्होंने कोविड को बतौर हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया, आपको हिसाब देना होगा। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि मोदी हिसाब लेगा, नरेंद्र मोदी इसका हिसाब लेगा। और याद रखें, ये मैंने यहां कहा है, आरकेबी राजीव कुंवर बजाज, इनसाइट विद आरकेबी में सबसे पहले बार आपने ये सुना, इसका हिसाब मोदी लेगा। भले ही आप मोदी को जितना मर्जी बुरा भला कहते रहें, इसका हिसाब चीन को देना पड़ेगा, और बहुत ही जल्दी चीन से ये हिसाब लिया जाएगा। दैट्स इट, दैट्स ऑल वी हैव गॉट फॉर यू इन टुनाइट्स इनसाइट विद आरकेबी। आज के आरकेबी के ज्ञान में सिर्फ इतना ही। आप देखते रहें डीआरबी न्यूज़, सब्सक्राइब करें डीआरबी न्यूज़ को। जहाँ तक हमारा सवाल है, कल होंगे हम आपके सामने एक बार फिर, तब तक के लिए नमस्कार, नमस्कार, जय भवानी।